जापान का कहना है कि उसे ताइवान की रक्षा करनी होगी। हांगकांग के छात्रों को जल्द ही पुनः शिक्षित किया जाएगा। और एनेस कैंटर ने चीन के ऊपर लेब्रोन जेम्स को बुलाया। वह और इस सप्ताह के चीन समाचारों की सुर्खियों में। चाइना अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। इस हफ्ते की चीन की खबरें सुर्खियों में हैं। महीनों से जापान चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की आक्रामकता का सामना करने के लिए ताइवान के मजबूत समर्थन का संकेत देता रहा है। जापान ने यह भी सुझाव दिया है कि वह सैन्य बल का उपयोग कर सकता है। गर्मियों में उप प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि चीन आक्रमण करता है तो जापान को ताइवान की रक्षा करनी चाहिए। और हाल ही में जापान ने ताइवान को नाम में शामिल करने के लिए जापान में वास्तविक ताइवानी दूतावास का नाम बदल दिया। इससे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी नाराज हो गई। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी अन्य देशों में ताइवान के आधिकारिक दूतावास नहीं होने देगी। और जब देशों में अनौपचारिक ताइवान के दूतावास होते हैं तो पार्टी तब भी ठीक बैठती है जब उनके नाम पर ताइवान शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यह पूरी तरह से सामान्य है और बिल्कुल भी मानसिक नहीं है। लेकिन चीनी शासन के हठधर्मिता ने ताइवान के लिए जापान के समर्थन को नहीं रोका है। अब पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे कह रहे हैं कि अगर चीन हमला करता है तो अमेरिका और जापान साथ नहीं रह सकते। ताइवान पर सशस्त्र अतिक्रमण जापान के क्षेत्र के लिए एक बड़ा खतरा है, चाहे भौगोलिक रूप से या स्थानिक रूप से। ताइवान आपातकाल एक जापानी आपातकाल है और इसलिए जापान यूएस गठबंधन के लिए एक आपात स्थिति है। यह बहुत बड़ी बात है। क्या इसने चीन को नाराज कर दिया? आप पे चाहो। आबे ने जापानी साम्राज्यवाद के रूप में जो कहा उसे कम्युनिस्ट पार्टी ने वापस निकाल दिया। जापान ने आधी सदी के लिए ताइवान का उपनिवेश किया है, अनगिनत अपराध किए हैं और चीनी लोगों के लिए गंभीर ऐतिहासिक जिम्मेदारियां निभाई हैं। जो कोई भी सैन्यवाद के पुराने रास्ते पर वापस जाने और चीनी लोगों की निचली रेखा को चुनौती देने का साहस करेगा, उसे मिलेगा सिर बुरी तरह पीटा। यह पूरी तरह से सामान्य है और बिल्कुल भी मानसिक नहीं है। मेरा मतलब है, क्या बिल्ली है? यह एक सामान्य देश के प्रवक्ता का कहना है। कल्पना कीजिए कि जेन साकी कह रही है कि अमेरिका के दुश्मनों का सिर कुचल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चीन ताइवान के लिए कुछ करेगा। मानवाधिकार समूह सेफगार्ड डिफेंडर्स के अनुसार चीन जबरन निर्वासन के जरिए ताइवानी नागरिकों का शिकार कर रहा है। बीजिंग ताइवान के नागरिकों को चीन में प्रत्यर्पित करने के लिए विदेशी सरकारों पर दबाव बना रहा है। यह 600 से अधिक ताइवानी नागरिकों के साथ हुआ है और चीन ताइवान के नागरिकों को चीन में प्रत्यर्पित करने के लिए अन्य देशों पर दबाव डाल रहा है। भले ही ताइवान के साथ ताइवान के नागरिकों को विशेष रूप से चीन को नहीं प्रत्यर्पित करने के लिए उनका एक समझौता है, लेकिन जैसा कि हांगकांग अच्छी तरह से जानता है, चीनी शासन अपने समझौते नहीं रखता है। एक बार फिर चीन दूसरे देशों पर उन लोगों को भेजने का दबाव बना रहा है जो चीन के नागरिक नहीं है। यह अपहरण है। और अपहरण की बात करें तो चीनी टेनिस स्टार पेंग शुआई बिल्कुल ठीक है। हाँ, ब्रेक के बाद और अधिक। वापसी पर स्वागत है। किसी कारण से लोग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर विश्वास नहीं करते हैं जब वे कहते हैं कि टेनिस स्टार पेंग शुआई ठीक है। खैर, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को छोड़कर वे बिल्कुल भी संदिग्ध सर्वसम्मत निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे कि वह ठीक है। वास्तव में आईओसी का कहना है कि उन्होंने पेंग शुआई के साथ दूसरी वीडियो कॉल की थी और वह ठीक है। आईओसी ने उन आरोपों के खिलाफ भी बचाव किया जो वे बीजिंग के लिए कवर कर रहे हैं, ये कहकर कि वे बहुत ही मानवीय व्यक्ति केंद्रित दृष्टिकोण अपना रहे हैं। क्या ये सिर्फ मैं हूं या आईओसी के बयान चीनी प्रचार की तरह लग रहे हैं? आईओसी ये भी कहता है कि वे चीन के साथ शांत कूटनीति का उपयोग कर रहे हैं, जो पूरी तरह से बहुत से लोगों के अनुसार काम करता है। हाँ, आईओसी की कूटनीति इतनी शांत है, पूरी तरह से खामोश है। लेकिन जब पेंग शुआई की स्थिति की बात आती है तो आईओसी वास्तव में क्या कहना चाहता है? अरे, 2 महीने में बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक के बारे में क्या कौन उत्साहित है? इस बीच आईओसी और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद पेंग शुआई की कहानी गायब नहीं होगी। यूरोपीय संघ सत्यापन योग्य प्रमाण की मांग कर रहा है कि पेंग शुआई सुरक्षित है। क्या भरवा जानवरों के साथ उसकी खौफनाक तस्वीर का मंचन पर्याप्त सबूत नहीं था?
वैसे यह महिला टेनिस संघ के लिए पर्याप्त नहीं था। पेंग शुआई के इलाज को लेकर डब्ल्यूटीए चीन में टूर्नामेंट को स्थगित कर रहा है। अब ये बड़ा है, डब्ल्यूटीए ने पहले ऐसा करने की धमकी दी थी और उन्होंने वास्तव में इसका पालन किया है, भले ही संगठन को इस पर सैकड़ों मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ हो। डब्ल्यूटीए के पास शेनझेन में अपने सीजन एंडिंग टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए 10 साल का सौदा है, जहां आयोजकों ने पुरस्कार राशि में लगभग डॉलर 150 मिलियन और देश में टेनिस के विकास पर लाखों डॉलर की प्रतिबद्धता जताई है। लेकिन डब्ल्यूटीए वास्तव में चीन में मानवाधिकारों को पैसे के आगे रख रहा है। मैं लगभग विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा लगभग कभी नहीं होता है। मुझे नाइके, कोका कोला और एप्पल जैसी प्रमुख अमेरिकी कंपनियों जैसे दास विरोधी श्रम बिलों की पैरवी करने की आदत है, जो चीन में उनके व्यवसाय को प्रभावित करेंगे। या एयरबन शिनजियांग में एक चीनी अर्धसैनिक संगठन के स्वामित्व वाली भूमि पर नरसंहार और जबरन श्रम में मिलीभगत के लिए यूएस सरकार द्वारा स्वीकृत किराए की मेजबानी कर रहा है, या आईओसी चीनी कम्युनिस्ट प्रचार को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन आइए हम सभी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ खड़े होने के लिए डब्ल्यूटीए को बधाई देने के लिए 1 मिनट का समय निकालें। ये कैसी भावना है, क्या ये आशा है? तुम्हें पता है, मैंने हमेशा सोचा था कि महिला टेनिस सिर्फ एक रैकेट है, लेकिन यह पता चला है उनके पास कुछ गंभीर गेंदें हैं। मैं क्या कह सकता हूँ, यह प्यार का खेल है। हांगकांग के स्कूलों को एक नया मूल्य शिक्षा पाठ्यक्रम ढांचा मिलेगा। क्या ये मजेदार नहीं लगता? बेशक कुछ नया पाने का मतलब है कि आपको कुछ पुराने से छुटकारा पाना होगा। इसलिए हांगकांग का शिक्षा ब्यूरो महत्वपूर्ण सोच के साथ मातृभूमि के बारे में सीखने के लिए आवश्यकताओं से छुटकारा पा रहा है और मानवाधिकारों के लिए सम्मान। लेकिन उन्हें कुछ बेहतर सिखाया जाएगा, कानून का पालन और चीन और हांगकांग से प्यार। यह हांगकांग के लोगों को यह भी बताता है कि एक चीनी व्यक्ति के रूप में उनका अपने देश और अपने घर की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। मुझे यकीन है कि हांगकांग के लोग उस पहचान को आसानी से स्वीकार कर लेंगे, और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो अमेरिकी कंपनियां हाथ उधार देने के लिए वहां मौजूद रहेंगी। यदि आपने कभी सिम्पसन्स को देखा है तो आपको शायद ये देखना याद होगा सीसीपी ने 1989 के तियानमेन स्क्वायर नरसंहार को कैसे कवर किया। इस बारे में मजाक, खैर ये मजाक के लिए कैसा है, डिज्नी प्लस ने अभी अभी हांगकांग में सिम्पसन्स के पूरे एपिसोड को हटा दिया है। तो चीनी सेंसरशिप के बारे में सिम्पसन्स मजाक ने उनके शो को सेंसर कर दिया। ये एक आदर्श चक्र है। उस प्रकरण में होमर ने माओ की ममीकृत लाश को भी देखा है। जैसा कि वे कहते हैं कि माओ एक छोटी परी की तरह दिखता है जिसने 50 मिलियन लोगों को मार डाला। इसमें सेल्मा भी एक चीनी टैंक को घूर रही है, परिचित दिखता है। और अब कुछ के लिए मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कहूंगा मैं डिज्नी की बजाय महिला टेनिस देखना पसंद करूंगा। और ब्रेक के बाद सभी के पसंदीदा गेम शो की वापसी। वापसी पर स्वागत है। आप जानते हैं, इस बारे में बात करने के बाद कि कैसे डब्ल्यूटीए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और डिज्नी पार्टी को बेच दिया गया था, मुझे उस छोटे से खंड को वापस लाने के लिए प्रेरित किया गया है जिसे हमने पहले के समय में वापस किया था। हाँ, ये सभी के पसंदीदा गेम शो सेल आउट या नो सेल आउट का समय है। सबसे पहले रे डालियो। वह ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के संस्थापक हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड है। ब्रिजवाटर ने अपने नए चीन फंड के लिए सिर्फ $1 अरब से अधिक जुटाए। इस हफ्ते डालियो सीएनबीसी पर थे जब उनसे पूछा गया कि क्या चीन में निवेश करना वास्तव में अभी एक अच्छा विचार है। यहाँ बताया गया है कि यह कैसे नीचे चला गया। एक अन्य त्वरित प्रश्न मैं आपसे चीन के बारे में पूछना चाहता हूँ, हालांकि स्पष्ट रूप से मानवाधिकारों के मुद्दे हैं। इस चीनी टेनिस खिलाड़ी पेंग शुआई के बारे में अभी प्रश्न है, जैक मा के बारे में प्रश्न है। आप उस हिस्से के बारे में कैसे सोचते हैं जब यह वहां निवेश करने से संबंधित है? वैसे मैं इस तरह की चीजों का विशेषज्ञ नहीं हो सकता। मैं मूल रूप से जो करता हूँ, 50 वर्षों के लिए मैं पूरी दुनिया में निवेश करता हूँ। मैं देखता हूँ कि नियम जो भी है, अगर सरकार की कोई नीति है कि मुझे एक निश्चित काम करना चाहिए, लेकिन मैं उन सभी विशेष गतिशीलता में विशेषज्ञ नहीं हो सकता, तो मुझे वास्तव में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, तो पहले रे डालियो स्वीकार करते हैं कि उन्हें चीन की राजनीतिक स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक ऐसा देश जहां वह $1 अरब से अधिक अन्य लोगों के पैसे का निवेश कर रहा है, क्या वाकई यही उसका बचाव है? यदि आप इस शो को देखते हैं तो आप जानते हैं कि चीन में सब कुछ राजनीतिक है, और फिर भी दुनिया के सबसे बड़े चीन फंडों में से
एक के प्रभारी व्यक्ति से इस बारे में पूछा जाता है और वह मूल रूप से सिकुड़ा हुआ आदमी बन जाता है, लेकिन यह और बेहतर हो जाता है। तो वे का मार्गदर्शन, आप जानते हैं, सरकार सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए ये राजनीतिक है और ऐसा ही है। और फिर मैं संयुक्त राज्य अमेरिका को देखता हूं और कहता हूं, संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या हो रहा है? क्या मुझे संयुक्त राज्य अमेरिका में निवेश न करें क्योंकि अन्य चीजें और हमारे अपने मानवाधिकार मुद्दे और अन्य चीजें यहाँ पुराने। ठीक, अमेरिका में मानवाधिकारों की समस्याएं भी हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की प्लेबुक से ठीक बाहर। अपने श्रेय के लिए सीएनबीसी के एंकर ने डालियों को इसे दूर नहीं होने दिया। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसी चीजें होती हैं जिनसे मैं सहमत नहीं हूँ, जिनके बारे में मुझे लगता है कि आप इससे सहमत नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वे चीजें उन चीजों से अलग है जो हम चीन में देख रहे हैं। उदाहरण के लिए, सरकार लोगों को गायब नहीं कर रही है। ठीक, देखिए, आप लोगों को गायब करने की नीति में पढ़ना चाहते हैं। मैं इसका थोड़ा सा दृष्टिकोण दूंगा। उनके पास एक निरंकुश व्यवस्था है और नेताओं में से एक ने इसका वर्णन किया और उन्होंने कहा कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका व्यक्तियों और व्यक्तिवाद का देश है और यही इसके बारे में है। उन्होंने कहा कि चीन में यह परिवार का विस्तार है और उन्होंने कहा कि यदि आप चीन में देश शब्द को देखें तो इसमें दो वर्ण होते हैं, राज्य परिवार, और इसका संबंध कन्फ्यूशियस से है और यह बहुत ऊपर नीचे है। और एक टॉप डाउन देश के रूप में वे जो करते हैं वह एक सख्त माता पिता की तरह होता है। वे एक सख्त माता पिता की तरह व्यवहार करते हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी एक सख्त माता पिता की तरह है। मुझे वे सभी कहानियां याद हैं जो शेली ने मुझे बताई थी कि कैसे उसके सख्त चीनी माता पिता ने उसका अपहरण कर लिया और जब तक उसने अपना होमवर्क नहीं किया तब तक उसे एक काली जेल में रखा। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सख्त पेरेंट नहीं है। प्रवादी शासन है जो लोगों को मारते हैं और उनके अंग बेचते हैं। और यहाँ एक और बात है, आइए कन्फ्यूशियस को दोष देना बंद करें। यह चीनी कन्फ्यूशियस पार्टी नहीं है, यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है। वे लोग गायब हो रहे हैं क्योंकि वे कम्युनिस्ट हैं। कन्फ्यूशियस ने यह नहीं कहा नरसंहार ठीक है क्योंकि सरकार ने ऐसा कहा है। यहाँ कुछ कन्फ्यूशियस ने कहा था गलत या अधार्मिकता के सामने यह पुत्र का कर्तव्य है कि वह अपने पिता का विरोध करे और नौकर का कर्तव्य अपने श्रेष्ठ का विरोध करना। तो कन्फ्यूशियस ने WTA का समर्थन किया होगा और चीन में अपने अरबों के निवेश के बीच अज्ञानता का दावा करते हुए और फिर सख्त माता पिता के रूप में चीनी शासन का बचाव करते हुए। रे डालियो एक विशाल बिकवाली है, लेकिन यहाँ कोई है जो बिकने वाला नहीं है। नवस्टार और CCP के प्रमुख आलोचक इन स्कैंटर, वह अमेरिकी नागरिक बन गया है। उन्होंने अपने नाम के साथ आजादी भी जोड़ी है। अब स्वतंत्रता उसका अंतिम नाम है। मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहूंगा कि स्वतंत्रता मेरा मध्य नाम है, लेकिन इसका मतलब यह है कि आप उनकी जर्सी के पीछे फ्रीडम देखेंगे। यही है, अगर उसके कोच ने उसे अधिकांश सीजन के लिए बेंच पर नहीं रखा, किसी कारण के लिए, उनके राजनीतिक विचारों के लिए, उन्हें उनके गृह देश तुर्की में पहले ही प्रतिबंधित कर दिया गया था और चीन हाल ही में उनका एक बड़ा फोकस रहा है, खासकर उनके जूते। जूते कमाल के हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह चीन में मानवाधिकारों के हनन पर लेब्रोन जेम्स को शिक्षित करना चाहते हैं। कैंटर, ठीक है, मुझे लगता है कि अब फ्रीडम ने कहा, मुझे यकीन है कि यह उसके लिए बहुत असहज बातचीत होगी। मुझे नहीं पता कि वह ऐसा चाहेगा या नहीं। मैं उसके लिए वास्तव में सहज बनाऊंगा। मुझे नहीं पता कि वह पर्याप्त शिक्षित है, लेकिन मैं उसे शिक्षित करने के लिए यहाँ हूँ और मैं यहाँ उसकी मदद करने के लिए हूँ क्योंकि यह पैसे के बारे में नहीं है। यह नैतिकता, सिद्धांतों और मूल्यों के बारे में है। यह इस बारे में है कि आप किस लिए खड़े हैं। पैसे से भी बड़ी चीजें होती हैं। हालांकि लेब्रॉन ने पहले कहा है कि वह कैंटर की आलोचना के लिए अपनी ऊर्जा नहीं देना चाहते हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए उसे जो कुछ करना है, उसके लिए उसे अपनी ऊर्जा को संरक्षित करना होगा। तो लेब्रॉन जेम्स के विपरीत एनएस कैंटर फ्रीडम कोई बिक्री नहीं है। और अब मेरे लिए चाइना अनसेंसर्ड 50 सेंट आर्मी के एक सदस्य के एक प्रश्न का उत्तर देने का समय आ गया है, जो एक दर्शक है जो क्राउड फंडिंग वेबसाइटों पेट्रो और लोकल्स पर हमारे चैनल का समर्थन करता है। पेट्रो पर बिटर कमेंट्स कहते हैं, मैं चाहता हूं कि चीन प्रेमी सेलेब्स का मजाक उड़ाया जाए। जॉन जिना में से एक को 100% खरीद लेंगे। मुझे खुशी है कि आपने इसे उठाया। इसलिए यदि आपने नहीं सुना है तो हमारे पास अंत में चीन बिना सेंसर वाला माल है, इस शानदार शी जिनपिंग टप्पू टी शर्ट की तरह। आप हमारे द्वारा प्रदान की जाने वाली हर चीज चाइना अनसेंसर्ड
टीवी मर्चेंडाइज पर देख सकते हैं और इसमें से कोई भी चीन में नहीं बना है। लेकिन आप हमसे किस तरह का नया माल देखना चाहेंगे? जॉन जिना का मजाक उड़ा रही चीजें मुझे रेडिट पर मिली इस छवि की तरह। वह क्या है? शेली, ठीक है, इसलिए हम टी शर्ट पर सटीक छवि नहीं बना सकते, लेकिन हम इस टी शर्ट को चीन प्रेमी अमेरिकी कंपनियों का मजाक उड़ाते हुए कह सकते हैं कि कैसे मैंने चीन में जातीय सफाई के लिए आंखें मूंद ली और मुझे बस इतना सस्ता टी शर्ट मिला, या शायद कुछ ऐसा जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं है। मुझे नीचे दी गई टिप्पणियों में बताएं कि आप टी शर्ट या मग पर किस तरह की चीजें चाहते हैं, या यदि कोई अन्य प्रकार का माल है जो आप चाहते हैं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद, कड़वी टिप्पणियां और देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप कर सकते हैं तो पैट्रियन पर योगदान देकर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ लड़ाई में हमारी मदद करें, या स्थानीय लोग। मुझे शो में आपके प्रश्न का उत्तर देने सहित आपको कुछ अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। हर चीज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।